हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हाल ही में आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है और एएलपी ने संयोगवश अपनी वैकेंसी को भी इंक्रीज़ करके 18,000 के आसपास कर दी है, 19,000 के आसपास कर दी है। ऐसे में दोस्तों हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं साइंस एंड टेक की सीरीज़, जो आपको इस रेलवे एएलपी एग्ज़ाम के CBT 1 एंड CBT 2 दोनों एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और इसके अलावा भी अगर आप बीपीएससी टेरी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, जिसमें आप क्लास 8 के लिए साइंस की तैयारी करते हो, या फिर क्लास 9 10th के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार एसएससी या सेंट्रल एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ भी साइंस की एक अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है दोस्तों। तो उस रिक्वायरमेंट को आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नई आगाज़ दे सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे आपको MCQ के अलावा थ्योरी भी मिलेगी और फुल कंसेप्ट मिलेगा। और दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से पूरी तरह से हर थ्योरी को, हर कंसेप्ट को, हर क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में आपके सामने मैं परोसूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। और आप इत्मीनान से देखिए। स्वागत है आप सबों का। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ये मैं भौतिकी या फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूँ। इसमें आपको केवल फिजिक्स के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे हमको समय मिलेगा दोस्तों, आए दिन कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी, या कभी मिक्स तीनों और टेक्निकल पेपर को भी मैं लेकर के आऊँगा। और जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूँगा कि हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुक्त पतन उदाहरण है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुक्त पतन को इंग्लिश में बोला जाता है फ्री फॉलिंग। मतलब जो भी बॉडी या जो भी वस्तु आसमान से फ्री, मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से निर्वात में गिर रहा हो, तो उसे हम फ्री फॉलिंग बोलेंगे। वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पर बस क्या हो रहा है कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, या पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या गुरुत्वीय त्वरण है, केवल उसी के अधीन में वस्तु गिर रही होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉलिंग बोलते हैं या फिर मुक्त पतन बोलते हैं। मतलब कोई और बाहरी बल उस पर नहीं काम कर रहा होता है, केवल बस और बस क्या काम कर रहा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है। जैसे हम डायग्राम से इसको दिखा सकते हैं कि कोई ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, और ये नीचे की ओर गिर रही है, और अर्थ इस पर अपनी फोर्स mg लगाती है। ठीक है, या कह सकते हैं कि अर्थ जो है, पृथ्वी है, इसके भार के बराबर फोर्स लगाती है, बल लगाती है, और बल लगाकर वो अपनी तरफ खींचती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉलिंग बोलते हैं। अब इसी यहाँ पे जो जी है, इसी को गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और इसी के अधीन वस्तु गिरती है। तो अब चूंकि हम जानते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जहाँ भी एक्सेलरेशन होता है, जहाँ भी त्वरण होता है, वहाँ पे वस्तु के वेग में परिवर्तन आता है। तो इस जी के अधीन गिरते हुए वस्तु के वेग में हमेशा परिवर्तन आएगा। और इस परिवर्तन को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस परिवर्तन को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे ए की जगह हम जी रख सकते हैं। इसी को हम यहाँ पे सब अपने अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। यहाँ पे हम u माइनस जी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, या u प्लस जी टी भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरह से ले रहे हैं या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार क्या है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या था? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मुक्त पतन उदाहरण है एक असमान त्वरण वाली गति का नहीं, शून्य वेग वाली गति का नहीं, क्योंकि अगर गिर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वेग होगा ही। एक समान वेग वाली गति का नहीं, क्यों? क्योंकि जब भी वस्तु गिर रहा है तो उस पर क्या काम कर रहा है? उस पर त्वरण काम कर रहा है। उस पर क्या काम कर रहा है? त्वरण काम कर रहा है, पृथ्वी का जी काम कर रहा है ना। तो कभी भी एक समान वेग तो नहीं होगा, जहाँ भी त्वरण होगा वहाँ पे वेग में परिवर्तन होगा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये डेल्टा v बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन ए होता है। ठीक ना, तो जहाँ भी त्वरण होगा वहाँ पे वेग में चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा। मतलब या तो वेग कमेगा या तो बढ़ेगा, कुछ ना कुछ होगा। कांस्टेंट तो रह नहीं सकता है, मतलब नियत वेग तो रह ही नहीं सकता है। अब आता है ऑप्शन डी में, आप देख लें कि एक समान त्वरण वाली गति। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार क्या है? सेम अभी डिस्कस किए थे कि अर्थ, पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसी बल को हम क्या बोलते हैं?
उसी बल को हम बोलते हैं वस्तु का भार। क्या बोलते हैं? वस्तु का भार। ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसका मास m है, यानी द्रव्यमान m है, और गुरुत्वीय त्वरण इस पर g लग रही है, ठीक है। ऐसे में पृथ्वी इस पर जो बल लगा रही है F W इसको लिखते हैं, ठीक है, या F अर्थ भी लिख सकते हैं आप। ये m इंटू ए होगा, और यहाँ पे ए को हम क्या लिख सकते हैं? जी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से F जो हो गया वो क्या हो गया? m इंटू जी। यही क्या है? भार है। यही क्या है? पृथ्वी वस्तु का भार है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि यह वस्तु का जड़त्व होता है। नहीं नहीं, वस्तु का जड़त्व भार नहीं होता है, ठीक है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि जड़त्व की माप वस्तु के द्रव्यमान से होती है, ठीक है। जो भी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा उसका जड़त्व भी उतना ही कम होगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको, कि एक साइकिल है और एक कार है। दोनों अगर सेम स्पीड से चलना शुरू करें ट्रैक पे या रोड पे, ठीक है, तो चलने के क्रम में अगर वो अपने अपने स्पीड में आ जाएंगे, फुल स्पीड में, और दोनों का स्पीड मान लीजिए कि आप सेम है, दोनों का स्पीड क्या है? भी है। दोनों का स्पीड क्या है? भी है। दोनों का स्पीड क्या है? भी है। ओके, आप देखिएगा यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया, आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक का स्पीड भी सी है जो कार की स्पीड है, और ये भी एस मान लीजिए साइकिल का स्पीड है और ये कार का है, ठीक है। अगर दोनों बराबर है, ठीक है, और ये अपने अपने फुल स्पीड में है, तो अगर हमें ब्रेक लगाकर रोकने की बारी आ जाए, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाए, मान लें कि फ्रिक्शन ही आ जाए, क्या आ जाए? फ्रिक्शन ही आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए कि साइकिल है, और ये इसी ट्रैक पे मान लें कि ये कार है, ठीक है, दोनों चल रही है भी स्पीड से। अब अगर फ्रिक्शन फोर्स लगाकर सेम फ्रिक्शन फोर्स या हम क्या बोले कि फ्रिक्शन बल लगा करके रोकना चाहे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो रुकेगी वो साइकिल रुकेगी, ठीक है, कार नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि कार का जो वेट द्रव्यमान है, मास है, वो बहुत ज़्यादा है, साइकिल के रिस्पेक्ट में क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा द्रव्यमान होने के कारण उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया मीन्स जड़त्व भी क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा। और साइकिल का जड़त्व कम होगा कार के रिस्पेक्ट में। जड़त्व बहुत ज़्यादा होने के कारण कार जो है वो लेट से अपने स्पीड को कम करेगी, या कह सकते हैं कि कार जो है वो काफ़ी लेट से या काफ़ी बाद में रुकेगी। लेकिन वहीं पे साइकिल का चूंकि मास कार के रिस्पेक्ट में द्रव्यमान बहुत कम है, कम होने के कारण इसका जड़त्व भी कम है, तो जड़त्व कम होने के कारण ये जल्दी से कार की अपेक्षा रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जड़त्व जो है वो द्रव्यमान से मापा जा सकता है। मतलब जड़त्व का आकलन हम द्रव्यमान से कर सकते हैं। जिस भी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। यानी कि हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि कार जो है वो जल्दी रुकना नहीं चाहेगी, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को, वो अपने गति की स्थिति को बनाए रखना चाहेगी, ठीक है। और साइकिल भी वो करना चाहेगी, लेकिन रुकेगी साइकिल जल्दी, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान साइकिल का कम है। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, जड़त्व और मास में क्या रिलेशन, जड़त्व और द्रव्यमान में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि किसी वस्तु का भार क्या है। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, यह वस्तु का जड़त्व तो नहीं होगा। बी में देखते हैं यह वस्तु द्वारा अधिकृत क्षेत्रफल होता है, जो कि नहीं होगा, गलत है। सी देखते हैं यह वस्तु का आयतन होता है, गलत है। डी यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा Pe को गतिज ऊर्जा Ke में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि एक पटाखे का विस्फोट। आपको क्या लगता है कि एक पटाखे के विस्फोट में हम स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज कर पा रहे हैं? नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पटाखे के विस्फोट में केमिकल एनर्जी का चेंज हो रहा है लाइट एंड साउंड एनर्जी में, ठीक है। मतलब रासायनिक ऊर्जा का चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है प्रकाश ऊर्जा में और ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। तो पटाखा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑप्शन बी में एक टॉर्च को ऑन करना, ठीक है, यहाँ पे ऑन सही से नहीं लिखा हुआ है, ये ऑन करना है। टॉर्च का ऑन करना भी ये स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ टॉर्च में भी रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किया जा रहा है, किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। टॉर्च में क्या है? बैटरी लगी हुई है, सेल लगी हुई है, और ऑन करने पे, सर्किट पूरा होने पे सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें उसका एनर्जी प्रकाश के रूप में देखने को, अनुभव करने को मिलता है, ठीक है। आगे है सी, एक टॉर्च को ऑफ करना बिना सिर पैर का, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन है। उसके बाद
डी में देख रहे हैं कि एक पेंडुलम का झूलना, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा ये दिखा दें, कुछ डायग्राम बना करके आप देख सकते हैं। ऑप्शन तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक, ये कोई सिंपल पेंडुलम है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा धक्का दे दिए हैं या फिर ये मोशन कर रही है, तो एक समय यहाँ आएगी और एक समय यहाँ आएगी। इसको बॉब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बॉब बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बॉब लिख देते हैं, ठीक, इसको बॉब बोलते हैं। जब ये पेंडुलम यहाँ होती है तो इस स्थिति को माध्य स्थिति बोलते हैं। इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? माध्य स्थिति बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बात करता है, बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि सिंपल पेंडुलम में या साधारण पेंडुलम में किसी भी वस्तु की या गति करने वाली वस्तु की या एसएचएम करने वाली वस्तु की, सिंपल पेंडुलम में होता क्या है? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको बोलते हैं एसएचएम। सरल आवर्त गति भी इसको बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सरल आवर्त गति। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि माध्य स्थिति में या माध्य पोजीशन में या माध्य स्थिति में वस्तु की गति क्या होती है, वस्तु की वेलोसिटी क्या होती है, या पूछा जाएगा कि वस्तु का वेग क्या होगा, उसी को क्या बोला जाएगा? वस्तु का वेग क्या होगा। मतलब यहाँ पे वस्तु का वेग क्या होगा, v बराबर क्या होगा। तो सिंपल सा ऑप्शन में रहता है मिनिमम मैक्सिमम ऐसे करके 0, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सिंपल पेंडुलम के केस में अगर बॉब या वस्तु, दोलन करने वाली वस्तु अपने माध्य स्थिति में है तो वहाँ वेलोसिटी जो होगा वो महत्तम होगा, या क्या कहेंगे हम? मैक्सिमम कहेंगे। क्या कहेंगे? मैक्सिमम कहेंगे। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है दोस्तों, मैं बता दूं, इसका जो एक्सप्रेशन होता है या फॉर्मूला कह ले, वो ये होता है। सबसे पहले तो जान ले कि इसके समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी एसएचएम में समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, या एसएचएम का समीकरण क्या होता है। तो ये लिखा जाता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या लिखा जाता है? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब अगर हमको वेग चाहिए या वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तो हमको डिफरेंशिएट करना होता है। क्या करना होता है? डिफरेंशिएट करना होता है। इसको हम बोलते हैं अवकलन, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलन। हम क्या करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं dx बाई dt। ये फाइनली करने के बाद जो मेरा एक्सप्रेशन आता है वो आता है a cos ओमेगा टी। क्या आ गया? a cos ओमेगा टी। अब इसी को हम लिख सकते हैं, आफ्टर सोल्व करने के बाद हम लिख सकते हैं a ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आता है एसएचएम में, या तो सरल आवर्त गति में या सरल दोलन गति में, ये वस्तु के वेग का क्या आता है? समीकरण आता है, या फॉर्मूला हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉर्मूला। ये आता है, मीन्स क्या आ गया? v इज इक्वल टू ए ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ पे आपको हम बता दें कि ओमेगा कोणीय फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ओमेगा क्या है? कोणीय फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ए जो है, ए ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है या महत्तम आयाम है। क्या है? महत्तम आयाम है, ये हम बोल सकते हैं। यही ये है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन का डिस्टेंस जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं, ठीक है। तो ये महत्तम आयाम है, ये क्या है? महत्तम आयाम है, ठीक ना। एक्स किसी टाइम टी पे आयाम होगा, ठीक है, किसी टाइम टी पे आयाम होगा। सपोज करो कि कुछ समय में पेंडुलम जो है या बॉब जो है वो इस माध्य स्थिति से यहाँ तक आई है, यहाँ तक, ठीक है, तो यही डिस्टेंस जो है वो एक्स होगा। यही क्या होगा? एक्स होगा, ठीक ना। आपको सही से क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं बता दूँ थोड़ा सा, एक मिनट। सपोज करें, मान ले कि बॉब यहाँ से बस यहाँ तक आई है, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अभी यहाँ नहीं आया है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है यही क्या है? यही एक्स है। यही क्या है? एक्स है, ठीक है। अगर यहाँ से बॉब शुरू करें और यहाँ आ जाए, फाइनली फिर से हम करें ताकि आपको आसानी से दिखे, यहाँ से शुरू करके यहाँ आ जाए, ठीक है, तो ये x बराबर क्या होगा? ए हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? ए होगा, एक पूरा आयाम हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि वेग का क्या आया है फॉर्मूला? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ही बताइए दोस्तों कि इसमें हम
कहाँ क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि माध्य स्थिति में, हाँ क्वेश्चन में हम ये बोल रहे हैं कि माध्य स्थिति में वस्तु का वेग क्या होगा, माध्य स्थिति में वस्तु का वेग क्या होगा, ये माध्य स्थिति है वस्तु का, ठीक है, क्या है, माध्य स्थिति है। यहाँ पे ए क्या होगा, मतलब आयाम क्या होगा, जीरो होगा ना, नहीं, मतलब हम एक्स की जगह पे क्या डाल सकते हैं, हम जीरो डाल सकते हैं, एक्स की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, जीरो डाल सकते हैं। तो अगर एक्स की जगह हम जीरो डालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स तो मेरा जीरो हो गया। अब ये फाइनली बन जाएगा क्या, ओमेगा ए, नहीं क्या बन जाएगा, ओमेगा ए बन जाएगा। मतलब कि माध्य स्थिति में, माध्य स्थिति में भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ओमेगा, और ये महत्तम वेग होगा, क्या होगा, महत्तम वेग होगा, भी मैक्स होगा, क्या होगा, भी मैक्स होगा। मतलब हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी सरल आवर्त गति में या सरल दोलन गति में माध्य स्थिति पे वस्तु का वेग क्या होगा, तो महत्तम हम बताएंगे, क्या बताएंगे, महत्तम। उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा, क्या हो जाएगा, ए ओमेगा, जहाँ ए आयाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा, नहीं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं या कोणीय वेग बोलते हैं, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो ज़्यादा बढ़िया है, मतलब ये कोणीय आवृत्ति हो गया, क्या हो गया, कोणीय आवृत्ति हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेग जो है माध्य स्थिति पे वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं पे कि ये मान लो आप, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये महत्तम आयाम है, ये दोनों महत्तम आयाम है, ये हम पोजीशन दे ले, ये ए है, ये बी है और ये सी। तो सी पे महत्तम आयाम आ रहा है, बी पे भी महत्तम आयाम आ रहा है। यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे वेग क्या होगा वस्तु का, यहाँ पे क्या होगा वेग वस्तु का, सी पे क्या होगा और बी पे क्या होगा। तो हम फार्मूला लगाते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए तो कांस्टेंट है, इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, एक्स ही चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जब ए से सी तक आया होगा बॉब, या ए से बी तक आया होगा बॉब, तो उसका आयाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्स की जगह पे ए लिख सकते हैं क्या, तो एक्स की जगह फाइनली अगर ए लिखेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब जैसे ही बॉब अपने महत्तम आयाम को जाएगा या सबसे अंत वाली स्थिति पे जाएगा, ठीक है, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में फार्मूला में ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब किसी भी दोलनी गति में या किसी भी सरल आवर्त गति में पूछा जाए कि वस्तु का माध्य स्थिति पे वेग क्या होगा, तो महत्तम होगा, क्या होगा, महत्तम होगा, और वस्तु का अपने महत्तम आयाम पे वेग क्या होगा, तो क्या बोलेंगे हम, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। और सच्चाई भी यही है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो माध्य स्थिति पे अगर बोले कि गतिज ऊर्जा वस्तु की क्या है, तो वो महत्तम गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेग वहाँ पे है, ठीक है। और जो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे वस्तु गई है, मीन्स हम कह सकते हैं वहाँ पे कि महत्तम आयाम पे वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है, तो वहाँ पे भी हम जीरो दिख रहे हैं, देख रहे हैं फॉर्मूला से हम देख रहे हैं कि भी वहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया है। तो वहाँ पे वस्तु की गतिज ऊर्जा यहाँ पे के ई अगर पूछा जाए तो क्या हो जाए, भी जीरो होने के कारण हाफ एम बी स्क्वायर भी जीरो है, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे महत्तम पोजीशन ए पे या कह लें स्थिति ए पे या माध्य स्थिति पे वस्तु की गतिज ऊर्जा महत्तम होगी। चलिए मेरे ख्याल से ये थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लगने वाले बल का निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। ए में है पृष्ठ तनाव, बी में है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण तो होगा नहीं, नहीं, क्योंकि बल आघूर्ण का फॉर्मूला ही होता है आर क्रॉस एफ, क्या होता है, आर क्रॉस एफ, इसको टॉर लिखते हैं या टॉर्क बोलते हैं, ठीक ना। और ये होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, ये बल आघूर्ण हो गया। उसके बाद बोला गया है दाब, ये हो जाएगा किसी भी सतह पे लंबवत जो बल होता है, ठीक है, किसी भी सतह पे लंबवत लगने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको फोर्स लंबवत बल बटा एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल बोल सकते हैं। पृष्ठ तनाव नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। पृष्ठ तनाव का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये भी नहीं होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब बाह्य दाब के समान ही होता है, दाब बाह्य दाब के समान ही होता है। आगे देखते हैं वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है, ठीक है।
इसमें क्या बोला गया है ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ना तो कोई न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसका यही आंसर होगा, ठीक है। कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है, ठीक है। सो डेट की कोई दुर्घटना ना हो, ठीक है, अंदर वाले को कोई परेशानी ना हो, ऐसा ना हो कि एरोप्लेन जो है बाहरी दाब से चिपटा हो जाए, काफ़ी ज़्यादा बल लग जाए, या फिर अंदर का दाब इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि एरोप्लेन ही फट जाए, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। मतलब वायु पंप की सहायता से दाब को, सामान्य दाब को बनाए रखा जाता है, जितना पर कि मानव लोग सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं जूल होगा ही होगा, ठीक है। वाट आवर, ठीक है, वाट आवर, ये भी क्या है, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। ये भी क्या है, ऊर्जा का मात्रक, W/T, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि पावर जो होता है, शक्ति, वो काम करने की दर होती है, ठीक है। काम करने की दर होती है शक्ति, ठीक है। तो यहाँ से P और T को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे पावर और समय को, तो हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा। वही लिखा हुआ है वाट घंटा। आगे है ऑप्शन सी में न्यूटन मीटर, ठीक है। हम जानते हैं एक फॉर्मूला और, वर्क W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन, नहीं, बल गुने विस्थापन, ठीक है। तो बल का जो बीमा हो गया या मात्रक न्यूटन, और विस्थापन का मीटर, तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी क्या है, सही है। आगे देखते हैं ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हम देखते हैं एक फॉर्मूला है, F इज टू बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुने त्वरण। m का मात्रक किलोग्राम, नहीं, एक्सलेशन का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो बल का फार्मूला हो गया ना, किसका हो गया, बल का फार्मूला हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो वो डी ही नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल, किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल होगी, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि कोई ये वृत्त है, ठीक है, इस पर कोई वस्तु घूम रही है, इस पर कोई वस्तु घूम रही है, ठीक ना। इसमें चाल पूछा जा रहा है, चाल, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस पर जो कवर होगा, या टोटल दूरी, कुल दूरी इस पर कवर होगी, वो 2πr के बराबर कवर होगी ना, नहीं। और इसमें हम समय से भाग दे देंगे, नहीं, तो यही तो आ जाएगा फार्मूला में, v बराबर वेग बराबर 2πr/t, नहीं, 2πr/t। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, इसी में एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है RRB टेक्नीशियन एग्ज़ाम में। आप देखें कि यहाँ पे वस्तु अगर घूम रही है, गति कर रही है, तो हमेशा हम देख रहे हैं कि किसी भी वृत्तीय गति में वस्तु वृत्त के पथ पर घूम रही होती है, तो उसे घुमाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जिसे बोलते हैं FC। क्या बोलते हैं, FC, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और ये FC बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, क्या होता है, mv²/r। अगर यहाँ पे हम m से भाग दे दें, यहाँ पे हम m से भाग दे दें, तो हमें a निकल जाएगा, ठीक है, क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा, और वो आ जाएगा v²/r। मतलब किसी भी कण को वृत्तीय पथ पर चलाए रखने के लिए जो त्वरण की आवश्यकता होती है, उसका फॉर्मूला ये होता है v²/r। क्या होता है, v²/r, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यहीं पे आपको पूछ सकता है कि वस्तु पर कितना कार्य किया जा रहा है, वस्तु पर कितना कार्य किया जा रहा है, किसके द्वारा, FC के द्वारा, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, सेंट्रीपिटल बल के द्वारा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बल इस दिशा में लग रहा है और वस्तु का विस्थापन किधर है, इधर है, मतलब दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब कार्य क्या हो जाएगा, हम पढ़े हुए हैं कि कार्य बराबर W बराबर FS cos थीटा, क्या होता है, सॉरी, FS cos थीटा, W बराबर FS cos थीटा। अब आप इस केस में देख रहे हैं, इस केस में आप देख रहे हैं कि ये वस्तु के विस्थापन का दिशा है या गति का दिशा है, और ये बल का दिशा है, ठीक है। दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण है, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, सेंट्रीपिटल बल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वस्तु पर, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है।
जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो पिंड की गति क्या कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है ना दोस्तों कि इसमें बोला गया है कि ये कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। जैसे आप ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये क्षैतिज तल है, ठीक है, और ये है ऊर्ध्वाधर तल। क्या है? ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हम कुछ इस तरह से वस्तु को गिरा दिए हैं या गति दे दिए हैं भी, तो ये कुछ इस तरह से ही आकर गिरेगी ना? नहीं। या अगर इस तरह से हम बात करते हैं, ऊपर फेंकने की बात करते हैं, कोई किसी भी वस्तु को हम ऊपर इस तरह से फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से गति करती हुई गुरुत्व के अधीन गिरेगी। और ऐसे गति को हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य बोलते हैं। नहीं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, एक और बात इसमें ध्यान देने वाली है। आप देखें यहाँ पे कि किसी भी वस्तु को, ये ऊर्ध्वाधर तल है और ये क्षैतिज तल है, ठीक है। किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर तल से कुछ कोण पे अगर हम इस तरह से गति देते हैं तो इस तरह से गति करती हुई वस्तु आकर नीचे गिर जाती है पृथ्वी पे, ठीक है। यहाँ पे इसके पास दो गति होता है, ठीक है। एक वाई दिशा में, मान लें इसकी गति, मेन जो वेलोसिटी है, वेग है, वो भी है, ठीक है। तो एक वाई दिशा में और ये एक एक्स दिशा। मान लीजिए कि आप ये इसको थीटा डिग्री के कोण के साथ में फेंके हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका जो वेग आ जाएगा एक्स अक्ष पे, वो आ जाएगा भी कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? भी कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो वेग आ जाएगा, इसको भी वाई भी बोल सकते हैं, ये भी साइन थीटा होता है। क्या होता है? भी साइन थीटा होता है, ठीक है। भी एक्स की बात करें तो वो भी कॉस थीटा, और भी वाई की बात करें तो भी साइन थीटा होगा, ठीक है। मतलब आपसे पूछा जाए कि ऊर्ध्वाधर तल में वेग का क्या फॉर्मूला होगा, तो हम क्या बोलेंगे? भी साइन थीटा। और क्षैतिज तल में वेग का क्या होगा फॉर्मूला? तो भी कॉस थीटा। कैसे गति में? प्रक्षेप्य गति में, ठीक है। या इसी को हम बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी समय पे इसके पास अब दो वेग है, एक तो हो गया ऊर्ध्वाधर तल में और एक क्षैतिज तल में, एक वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक ना। तो जब दो वेग हो गया है तो हमेशा पूछेगा कि कौन सा वेग कांस्टेंट होता है, कौन सा वेग नियत होता है। तो हम बोलेंगे कि क्षैतिज वेग जो है वो नियत होता है, क्योंकि कभी भी किसी भी वस्तु पे गुरुत्व बल कब काम करता है? जब वो ऊपर में होता है। जब वो ऊपर में होता है, जैसे ही अर्थ से, पृथ्वी से ऊपर उठे तो उस पर गुरुत्व बल काम करने लग जाता है। काम तो यहाँ भी कर रहा है, नीचे हम इसी कारण तो टिके हुए हैं। लेकिन अगर एक्चुअल बात किया जाए तो जैसे ही वो किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर ले जाया जाता है तब वो एक बल का ज़्यादा अनुभव करता है, ठीक है। उसकी गति कमने लग जाती है, क्योंकि वो उसको ग्रेविटी या तो गुरुत्व बल के विरुद्ध में काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, या तो हम कह लें कि क्षैतिज जो गति है उसमें कोई त्वरण नहीं होता, त्वरण हमेशा भी वाई में काम करता है। मतलब किसी भी वस्तु के प्रक्षेप्य वाली गति में जो ऊर्ध्वाधर तल में गति होता है उस पर त्वरण काम करता है पृथ्वी का, और जो क्षैतिज तल में गति का जो कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट भी हम बोलते हैं, ठीक है, घटक बोलते हैं। गति का दो घटक हो गया, एक एक्स में और एक वाई में। एक ऊर्ध्वाधर तल में जिसको भी वाई बोल रहे हैं, भी साइन थीटा, और एक्स तल में जिसको हम बोल रहे हैं भी कॉस थीटा। तो हमेशा ऊर्ध्वाधर तल वाले घटक जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, और जो क्षैतिज घटक होता है गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित नहीं होता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपने इस महत्तम हाइट पे, महत्तम ऊंचाई पे, प्रक्षेप्य अपने महत्तम ऊंचाई पे एक वेग को जीरो कर देगा, और वो कौन वेग होगा? भी वाई होगा। क्या होगा? भी वाई होगा, क्योंकि ये अपने महत्तम ऊंचाई पे जाने के बाद रुकी ही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण बल इस पर नहीं काम कर रही होती तो फिर ये और ऊपर जाता, ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्व के कारण ये यहाँ तक आकर के रुक गई है वस्तु, ठीक है। इसकी वेग जीरो हो गई है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या तो हम कह लें कि क्षैतिज जो घटक है वेग का, वो अभी भी जीरो नहीं हुआ है। इसी कारण यहाँ से ये फिर यहाँ आ गई है वस्तु, ठीक है। तो हमेशा पूछा जाएगा कि किसी भी प्रक्षेप्य गति में एक तो दो कंपोनेंट, दो घटक हो जाएगा वेग का, एक ऊर्ध्वाधर तल में और एक क्षैतिज तल में, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा वेग का घटक है, कौन सा वेग घटक है जो गुरुत्वीय बल से प्रभावित होता है। तो हम हमेशा बोलेंगे क्या?
ऊर्ध्वाधर तल का वेग। और कौन सा वेग घटक जो है वो गुरुत्व बल से प्रभावित नहीं होगा, तो वो क्षैतिज तल का वेग घटक। ठीक है, इतना हम ध्यान में रखेंगे। पूछा जाएगा कि महत्तम ऊंचाई पर, किसी भी प्रक्षेपण में महत्तम ऊंचाई पर कौन सा वेग जीरो होता है, तो वो ऊर्ध्वाधर तल का वेग जीरो होता है, मतलब ही वाई जीरो हो जाएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये सबको पता होगा, आप 9th-10th में पढ़ चुके होंगे। नाभिकीय संलयन एकमात्र अभिक्रिया है जो सौर ऊर्जा का स्रोत है। नहीं, मतलब सूरज में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक ना। वहाँ पे बहुत सारा हाइड्रोजन है जो चेंज हो रहा है संलयन के द्वारा हीलियम में, और इस क्रम में नाभिकीय ऊर्जा के क्रम में, नाभिकीय अभिक्रिया के क्रम में ये हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज होने के बाद काफ़ी सारा एनर्जी, काफ़ी सारा ऊर्जा का इवोल्यूशन होता है, मतलब काफ़ी सारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण पूरा सौरमंडल में जो जो भी ग्रह है उन पर जीवन संभव हो चुका है। और एक आइंस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक यही इसी से रिलेटेड अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में या अपेक्षिकता के सिद्धांत में हम देखते हैं कि E बराबर mc² एक फार्मूला दिए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा परिवर्तन सूत्र। मतलब नाभिकीय अभिक्रिया में छोटा से छोटा द्रव्यमान भी इतना ज़्यादा ऊर्जा दे जाता है, इतना ज़्यादा ऊर्जा दे जाता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं अपने सामान्य ईंधन से, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे कोयला हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सयान बल का व्यंजक क्या है। ठीक है, ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में ही क्या है, 6 पाई एटा आर भी, 6 पाई एटा आर भी, यही सयान बल है। यही क्या है, सयान बल। सयान बल जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये हमेशा द्रवों और गैसों में काम करता है। मतलब कि कोई भी द्रव है तो वो सतह बाई सतह, सतह और सतह बहुत सारे सतहों से मिलकर के बना होता है। और किसी भी द्रव में दो सतहों के बीच में, द्रव्य अगर गति में है तो उनके दो सतहों के बीच में जो बल लगता है, उनके गति का जो विरोध करता है, उसी बल को हम क्या बोलते हैं, सयान बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सयान बल बोलते हैं। ये सयान बल और कुछ नहीं, घर्षण बल है, द्रवों और गैसों के बीच लगने वाला घर्षण बल। जैसे हम सामान्य जमीन पे घर्षण बल अनुभव करते हैं, वही घर्षण बल वहाँ पे क्या कहलाता है, सयान बल कहलाता है। क्या कहलाता है, सयान बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है 6 पाई एटा आर भी, या इसी को हम लिखते हैं इस तरह से, F बराबर एटा ए डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स। ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक ना, ये भी वेग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वेग हो गया। एक्स जो हो गया दूरी हो गया, डिस्टेंस बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये एटा जो है इसको बोलते हैं विस्कोसिटी कांस्टेंट या सयान गुणांक। क्या बोलते हैं हम, सयान गुणांक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, कहीं कहीं ये एटा का मान पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू कुछ इस तरह से होता है, 8.90 इंटू 10⁻⁻4 पास्कल सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉरी, पास्कल सेकेंड होता है। ठीक ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। ऑप्शन ए में है अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल इंटू प्रकाश, पदार्थ में प्रकाश की चाल नहीं होगा। बी होगा अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल प्लस पदार्थ में प्रकाश की चाल नहीं। हम पढ़े हुए हैं, ये 10th में ही दिया गया है कि अपवर्तनांक बराबर जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब हम इसको सी लिख सकते हैं, और बटा माध्यम में प्रकाश की चाल भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। ये अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं या एन से भी दिखाते हैं। ठीक है, यही होता है सी बाई म्यू। अगर यहाँ पे हम देखें कि दो माध्यम है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ये हवा है और ये मान ले कि पानी है। ठीक है, और यहाँ से प्रकाश आ रही है, हम इसे मिटाते हैं थोड़ा, आप देख सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये हवा है। ठीक है, ये पानी है। ठीक, ये लंब है। ठीक है, ये लंब है। यहाँ से प्रकाश इस तरह से कुछ आ रही है, पानी में जैसे ही आएगी इस तरह से मुड़ जाएगी। ठीक है, ये अगर थीटा कोण है, ठीक है, और ये θ1 है और ये θ2 है, पानी में θ2 है, तो हमेशा हम अपवर्तनांक को इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू बराबर साइन थीटा 1 बटा साइन θ2। इसी को हम आई भी बोलते हैं, θ1 को, और ये θ2 जो है इसी को हम आर भी बोलते हैं। तो यहाँ से म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। इसी को हम लिख सकते हैं सी बाई भी। ठीक है, या इसी को भी लिख सकते हैं हम λ1 बाई λ2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लिखा हुआ है कि विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, देखें, चूंकि ट्रेन विरामावस्था से चल रही है, ठीक है, जब भी वस्तु कोई विरामावस्था से चलना शुरू करे या जस्ट चलना शुरू करे तो उस समय भी जो होता है वो ज़ीरो होता है और इसको यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यू बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि त्वरण है, ठीक है, कोई भी शुरुआती गति जीरो है, ठीक है, जिसको हम यू बोलते हैं, ये यू ज़ीरो है और हमें डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है कि ट्रेन 1 मिनट में कितने दूर चली है। हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू तो जीरो है तो इस कारण से ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए कितना दिया हुआ है 2, टाइम कितना है 1 मिनट है, मतलब सेकेंड में 60 और इंटू 60। ये फाइनली सोल्व करने के बाद आ जाता है 3600। कितना आ जाएगा? 3600 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा गति का 3 समीकरण है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यही सेम फार्मूला चलता है गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में, केवल वहाँ एक जगह जी आ जाता है। ठीक है, कोई प्लस की जगह माइनस भी लेता है, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, वहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और हमेशा याद रखना इनमें से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमेशा वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे त्वरण कांस्टेंट हो, जिसको बोलते हैं त्वरण नियत हो। ठीक है, दूसरी बात, ये हमेशा सरल रेखीय गति में लगेगा। कहाँ पे लगेगा? सरल रेखीय गति में लगेगा। ठीक है, तो हमेशा भी बराबर यू प्लस ए टी हम कौन से गति में लगाएंगे? सरल रेखीय गति में। कौन से गति में? सरल रेखीय गति में। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यदि एक पत्ती का आवर्तकाल 1 सेकेंड का 200वां भाग हो तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? हम पढ़े हुए हैं सिंपल पेंडुलम के केस में या सरल आवर्त के केस में, सरल आवर्त गति के केस में, कि टाइम जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है, ठीक है, वो एन के उल्टा होता है। ठीक है, एन मतलब फ्रीक्वेंसी, एन मतलब आवृत्ति। ठीक है, यहाँ से एन बराबर जो होता है 1/समय हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/समय हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि दिया जा रहा है कि पत्ती का आवर्तकाल 1 सेकंड के 200वां भाग हो तो आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति के लिए सिंपल सा हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, आप देख रहे हैं, एन इज इक्वल टू 1/t। 1 बोला जा रहा है कि समय 1 सेकंड का 200वां भाग है, मतलब 1/200। ये 200 ऊपर चला जाएगा, मतलब आंसर मेरा हो जाएगा 200 हर्ट्ज। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पे है? डी में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? ठीक है, तो ये रटने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ समझना वैसा नहीं है। इसमें किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को पराश्रव्य तरीके से हटाना, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। बाकी आप देख सकते हैं कि पराश्रव्य सफाई ये होगा ही होगा। ठीक है, ये होगा। ये धातुओं में दोषों की पराश्रव्य पहचान, ये भी होता है। धातु में कोई दरार आ चुका है या कोई किसी तरह का डिफेक्ट बन गया है तो वो इससे हम पहचान कर सकते हैं। ड्रिल भी किया जा सकता है इससे, केवल ये नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पूर्णतः पारदर्शी पदार्थ निर्वात में अदृश्य होगा यदि अपवर्तनांक म्यू है। ठीक है, ये कोई भी पारदर्शी पदार्थ जो है वो, कोई भी पारदर्शी पदार्थ निर्वात में अदृश्य हो जाता है। ठीक है, किस कारण से? यदि उसका अपवर्तनांक 1 है। उसका अपवर्तनांक क्या है? 1 है, क्योंकि निर्वात का भी अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, निर्वात का भी अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। और अब यदि हम ये मान लीजिए कोई माध्यम है, निर्वात है, ठीक है, इसका अपवर्तनांक क्या है? 1 है। इसका अपवर्तनांक क्या है? अब इसमें हम किसी वैसे वस्तु को रख दें, पारदर्शी माध्यम है ये, मान लीजिए कोई शीशा है। ठीक है, अगर इसका म्यू या एन जो है 1 हो जाए, ठीक है, किसके बराबर? निर्वात के बराबर। ठीक है, तो इससे प्रकाश बिना विचलित हुए ही पार हो जाएगी। बिना विचलित हुए पार होने का मतलब कि अगर कोई ऑब्जर्वर है, कोई दर्शक है, तो उससे ये अनुभव ही नहीं होगा आँखों से। ये जो माध्यम है, ये शीशा है, ये अनुभव ही नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका और इसका, मान लीजिए इसका नाम ए है और इसका बी है, तो ए और बी दोनों का जो अपवर्तनांक है वो सेम है। सेम होने के कारण प्रकाश में कहीं विचलन नहीं होगा, कोई अपवर्तन नहीं होगा, किसी तरह का कोई परावर्तन नहीं होगा, और जिस कारण से हमारी आँखें उसको देख नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये अदृश्य होगा। क्या होगा? अदृश्य होगा। तो यहाँ पे
आंसर क्या हो जाएगा? एक। आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। मतलब बोला जा रहा है कि किसी भी निर्वात में किसी भी पदार्थ को हम नहीं देख पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से अदृश्य होगा। तो अब आंसर इसका यही होगा कि उस पदार्थ का अपवर्तनांक निर्वात के अपवर्तनांक के बराबर होना चाहिए। या कोई भी माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, किसी भी माध्यम में अगर हम किसी दूसरे पारदर्शी वस्तु को ले जा रहे हैं और वह अगर अदृश्य हो जा रहा है पारदर्शी वस्तु हमारे लिए, तो आप ये समझ जाइएगा कि पारदर्शी वस्तु का अपवर्तनांक और उस माध्यम का अपवर्तनांक दोनों सेम हो गया है। क्या हो गया है? सेम हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे आपको आंख मूंद करके समझ जाना है कि ये एफ बराबर 200 cm बोला जा रहा है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में जैसा कि आप जानते हैं कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पे जो इस डिफेक्ट से, जो इस दोष से पीड़ित है, उसका दूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है, मतलब ये 200 सेंटीमीटर उसका फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसकी शक्ति क्या होगी, तो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है 1/f या 1/फोकस। और ये हम लिखेंगे 1/फोकस क्या है? 200 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे और ये 100 ऊपर जाएगा ना, नहीं, ये 100 क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो ये बन जाएगा फाइनली 100/200। और ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, ये बन जाएगा 1/2। मतलब ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? सॉरी, ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? हेलो, हेलो। तो फाइनली ये भाग देने के बाद आ जाएगा 0.5 डायोप्टर। क्या आ जाएगा? 0.5 डायोप्टर। अब चूंकि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? अवतल लेंस का। और इसका फोकस जो होता है वो ऋणात्मक होता है, फोकस जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इसलिए हम -0.5 डायोप्टर लिखेंगे और ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास लाने में समुदाय की स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे हैं घटेगी, नहीं होगा। आप देखिए कि कभी भी दो आवेशित वस्तु को हम पास लाते हैं या सॉरी, दो आवेशित वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में है, कुछ दूरी पे है, ठीक ना, तो वहाँ पे दोनों एक सिस्टम की भांति, एक निकाय की भांति व्यवहार करेंगे। और उस निकाय का जो वर्क होगा, काम होगा, उस निकाय का जो काम होगा, या तो हम ये कह सकते हैं कि उस निकाय में जो ऊर्जा संचित होगी उसको लिखा जाता है इस तरह से। मान लीजिए कि ये कोई आवेश है दो, ये दोनों आर दूरी पे है अपने अपने केंद्र से, दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ पे ये मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा आएगी दोनों के बीच में, सिस्टम की ऊर्जा, ठीक है, इसमें किसी एक की नहीं, सिस्टम की ऊर्जा, पूरे निकाय की ऊर्जा, ये आ जाएगी -1/4πε0, ठीक है, Q1 गुने Q2/R, ठीक है। आप ये नोट कर ले दोस्तों। यहाँ पे ऊर्जा जो हो जाएगी, ठीक है, इससे तेज ऊर्जा दोनों के बीच की, वो -1/4πε0, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और ये आवेश Q1 गुने आवेश Q2/R, ठीक है। अगर ये निगेटिव आता है, माइनस आ जाता है, ये क्या आ जाता है? माइनस आता है, जो कि आप देख रहे हैं साइन में। तो इसका मतलब सिर्फ इतना हो गया कि निकाय की ऊर्जा जो है वो बढ़ रही है, निकाय की ऊर्जा बढ़ रही है। और अगर U जो है वो प्लस आ जाता है, प्लस, ठीक है, 1/4πε0R, ठीक है। और उस 1/4πε0 को हम K लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आ जाए K Q1 Q2/R, ये कुछ ऐसा आ जाए तो आप समझ लीजिए कि निकाय की ऊर्जा घटी है। और ये माइनस साइन तो पहले से है फॉर्मूला में, ठीक है। अब फिर से ये माइनस बनेगा या प्लस बनेगा, ये डिपेंड करेगा आवेश पे कि सामने वाला दोनों आवेश का परिमाण क्या है, प्लस में है या माइनस में है। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन के केस में देखते हैं। अगर लिखें ये दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों कुछ दूरी पे है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं U, दोनों की ऊर्जा बराबर, तो -K, ठीक है। मान लीजिए Q1 है, -Q1 और ये -Q2, तो -K -Q1 -Q2/R, माइनस माइनस दोनों क्या बन जाएगा? प्लस, और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस ही बन जाएगा, -K Q1 Q2/R ही ये आएगा फॉर्मूला में। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है फॉर्मूला में। इसका मतलब कि निकाय की ऊर्जा बढ़ी है, निकाय की ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये हम बढ़ेगी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे।
कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है, विद्युत क्षेत्र में इसका मार्ग क्या होगा। सिंपली कैथोड किरणें से मतलब है इलेक्ट्रॉन। किसका मतलब है? इलेक्ट्रॉन से मतलब है, ठीक है। जब भी आप ये कहीं एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, ठीक ना, ये इसको विसर्ग नली बोलते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से प्लेट लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये प्लस, ये माइनस, ये बैटरी है, ये माइनस प्लेट है और ये प्लस प्लेट है। जब काफ़ी हाई वोल्टेज यहाँ पे कर दिया जाता है, काफ़ी हाई वोल्टेज किया जाता है और इस विसर्ग नली के अंदर के प्रेशर को लगभग 0 कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से कुछ किरणें निकलती हैं। ये कैथोड है और ये एनोड है, ये सिरा, ये कैथोड है, ठीक है। ये प्लेट क्या है? कैथोड है। तो इस कैथोड से कुछ किरण निकलती हैं और वो इस एनोड की तरफ जाने लग जाती है। इन्हीं किरण को हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे। क्या बोलते हैं? कैथोड रे या कैथोड किरण बोलते हैं, ठीक है। अब कैथोड किरण कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ही होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो बेसिकली इस कैथोड किरण की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन भी हम बोल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है, विद्युत क्षेत्र में इसका मार्ग क्या होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में इसका मार्ग क्या होगा, आप देख सकते हैं कि दीर्घवृत्त, ऑप्शन ए में दीर्घवृत्त जो नहीं होगा। बी में हम देखते हैं कि वृत्त, ये भी नहीं होगा। सी में सरल रेखा, ये भी नहीं होगा। डी में परवलय। एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की बात की गई है। मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए आप इस तरह से कि ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। इसको ई से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है या कैथोड किरण है वो वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है। क्या करती है? लंबवत प्रवेश कर रही है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है कोई, ठीक, ये इस तरह से लंबवत आ रही है। तो हम ये जानते हैं पहले से ही कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर आवेश आता है, ठीक है, वो गति करे या ना गति करे, वैद्युत क्षेत्र उस पर एक बल लगाती है, वैद्युत क्षेत्र उस पर एक बल लगाती है। देख लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम ई लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लस आवेश है, कोई क्या है? प्लस आवेश है। तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र इस प्लस आवेश पे, मान लीजिए ये क्यू है, प्लस क्यू, इस प्लस क्यू पे एक बल लगाएगी। वो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, ठीक है। वो बल की दिशा किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र के दिशा में होगी। और अगर वो आवेश माइनस रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन रहा, तो बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगी। बल कहाँ लगेगी? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगी। आप देख सकते हैं ये वैद्युत क्षेत्र का डायग्राम है, ठीक है। और कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर जो बल लगाएगी वैद्युत क्षेत्र, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। और यही अगर प्लस होता, प्रोटॉन होता कोई, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में बल लगाता। और उसका फॉर्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई, मतलब आवेश गुने वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? F बराबर यहाँ भी Q इंटू ई ही हो जाएगा, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करेगा, ठीक है। और कोई प्रोटॉन रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में, तो इस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करेगा। दोनों का परिमाण क्या होगा? F बराबर Q ई ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये वैद्युत क्षेत्र है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इंटर कर रही है लंबवत, ठीक ना, तो इस पर बल लगेगा, ठीक ना। इस पर बल लगेगा। किधर को बल लगेगा? ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ यहाँ आ गई है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। किधर बल लगेगा? विपरीत दिशा में, मतलब ये इधर, ये इस दिशा में भी गिरेगी, जाएगी वैद्युत क्षेत्र के कारण, और नीचे भी गिर रही है, नहीं, नीचे भी गिर रही है। फाइनली इन दोनों का जो घटक आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। नहीं, इसको अगर हम ठीक से बनाएं तो ये कुछ इस तरह से आप देख लें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी गति पहले से ही इधर है, ठीक ना, इसकी गति पहले से ही इधर है, ये लंबवत गिर रही है, और विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल इधर लगेगा, ठीक है। तो दोनों का मिला जुला प्रभाव कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम परवलय। इसी को हम बोलते हैं क्या? परवलय, ठीक है। तो कभी भी कैथोड किरणें अगर विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है तो वैद्युत क्षेत्र में इसका मार्ग कैसा होगा? परवलयकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परवलयकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चाहे प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन, दोनों का मार्ग कैसा होगा? परवलयकार होगा, ठीक ना। यही अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता, तो अगर पूछता क्वेश्चन में, तो वहाँ पे उसका पाथ जो होता, रास्ता होता,
वो वृत्ताकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? वृत्ताकार हो जाता है। आगे भी क्वेश्चन आएगा, आपको बता दें, आप ध्यान रखें इस बात का कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कण गति करता है जिस पर आवेश हो, तो उसका मार्ग जो होता है वो, हाँ, ये भी ध्यान में रखें कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वो गति कर रहा हो, ठीक है, अगर हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी आवेश को लंबवत दिशा में गति करवाएं और छोड़ दें, तो उसका रास्ता जो होगा ऑटोमेटिक वो वृत्ताकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। मतलब इस तरह से अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और कोई आवेश प्लस है, इसको हम इस तरह से वेग दे दें भी, तो हमेशा ये क्या करेगा? वृत्तीय गति पर गति करने लग जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना? किसकी बात कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन भी आएगा, आगे देखिए। अवरक्त किरणें का तरंगदैर्घ्य की कोटि है, ठीक ना? तो हमेशा अवरक्त किरणें जो होता है वो दृश्य किरणें के बाद आता है, और दृश्य किरणें का जो हम देखते हैं कि रेंज क्या है, तो वो लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। नहीं, 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। इससे जो भी बड़ी रेंज की किरणें होंगी वो अवरक्त किरणें होंगी, ठीक ना? कौन सा? अवरक्त किरणें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में 100 एंगस्ट्रॉम ये तो होगा नहीं, 1000 एंगस्ट्रॉम ये भी नहीं होगा, 5000 ये भी नहीं होगा, 7800 से कम हो जा रहा है। ये एक है 10,000 जो कि 7800 से ज़्यादा है, ये मोर देन 7800 है। तो इस रेंज की किरणें अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, ठीक है, तब इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। आप देख लें यहाँ पे, इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी? नहीं, ये गलत हो जाएगा। कैसे? जो हम अभी दिखाते हैं। इसका वेग बढ़ जाएगा? नहीं, गलत। वेग और ऊर्जा दोनों बढ़ेंगे? नहीं, गलत। ये हो जाएगा सही, ठीक है। वेग, ऊर्जा एवं संवेग नियत रहते हैं। कैसे? उसको हम यहाँ पे आकर समझते हैं। देखिए आप, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बताए थे पहले भी आपको। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसको हम बी से दिखा रहे हैं। सदिश से चुंबकीय क्षेत्र सदिश होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसे ही हम किसी भी, मान लीजिए प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो, ठीक ना, कुछ भी हो, मान लीजिए कोई प्रोटॉन है, इसको हम इसके लंबवत क्या किए? गति करवाएं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करवाएं। तो यहाँ पे इस प्रोटॉन पे या इस धनात्मक आवेश पे एक बल लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? बल लगेगा। क्या लगेगा? बल। और इसका फॉर्मूला होता है क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी क्रॉस बी, ठीक ना? ये बी है और ये भी है, ठीक है। अगर हम इसको मिटाकर थोड़ा सा आपको समझाएं, आप देखें, मान लिया जाए कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे किसी भी प्रोटॉन को हम क्या कर दिए? एक गति दे दिए, ये भी हो गया। ये बी इस दिशा में है, भी इस दिशा में है, ठीक ना? और अगर क्रॉस करेंगे, ठीक है, एफ बराबर क्या था? क्यू भी क्रॉस बी, ठीक है। ये वेग है और ये बी है। क्रॉस का मतलब कि आप भी से बी की तरफ घूम जाइए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन या दिशा किधर आएगा? ये अभी हम अगर बात करें तो ये मोबाइल के अंदर दिशा होगी, ठीक है। दिशा किधर होगी? मोबाइल के अंदर होगी। मतलब अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर देखेंगे हम दृष्टा बन करके, तो फिर इलेक्ट्रॉन ये कुछ इस तरह से वृत्तीय गति करने लग जाएगा, वृत्त पर चलने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे ही ये वृत्त पर चलने लग गया, वृत्त पर ये चलने लग गया, ठीक है, वृत्त पे चलने के बाद यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। और ये वृत्तीय मार्ग पर इलेक्ट्रॉन की गति का ये सदिश निरूपण है, ठीक है, वेग का सदिश निरूपण है। ये भी है, ठीक है। और ये बल लग रहा है, ठीक है। और ये बल क्या है? ये मैग्नेटिक बल है या चुंबकीय बल है। ये क्या है? चुंबकीय बल है। एफ बी भी हम इसको बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए या वृत्त पर गतिशील रहने के लिए जो सेंट्रीपिटल बल चाहिए, ठीक है, जो अभिकेंद्री बल चाहिए, वो उस इलेक्ट्रॉन को या उस प्रोटॉन को या किसी भी आवेश को वो अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल प्रदान करेगी। कौन प्रदान करेगी? चुंबकीय बल प्रदान करेगी। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, और वो एक समान वृत्तीय गति करने लग जाता है। आवेश जो है वो एक समान वृत्तीय गति करने लग जाता है, ठीक है। तो एक समान वृत्तीय गति करने लग गया, तो उसका वेग जो है, भी जो है, वो तो ऐसे ही चाल क्या हो गया? नियत हो गया। चाल क्या हो गया? नियत हो गया, ठीक है। अब चाल नियत हो गया। अब हम ऊर्जा की बात करें, ठीक है, तो ऊर्जा जो उसके पास पहले से थी वही ऊर्जा इसके पास अभी भी रहेगी। कारण कि यहाँ पे चुंबकीय बल और वेग का देख लीजिए, इसका विस्थापन का दिशा इधर है ऊपर और चुंबकीय बल इस दिशा में है, ठीक है। दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ऐसे भी वर्क जो है, काम है, वो जीरो हो गया है, ठीक है। तो ऊर्जा जो पहले आवेश का था वही अभी भी रहेगा,
और वेग भी सुरक्षित रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति करने लग जाता है। और जब वेग सुरक्षित है तो संवेग भी p बराबर m भी फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो वेग जब चेंज ही नहीं कर रहा है, एक समान गति है इसके पास, तो एक समान गति होने के कारण इसका संवेग भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। संवेग भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वेग के परिमाण की बात की जा रही है, किसकी, परिमाण की बात की जा रही है, क्योंकि दिशा की अगर बात करें तो हर समय दिशा तो बदल ही रही है, दिशा हमेशा बदल रही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वेग, ऊर्जा एवं संवेग नियत होते हैं। वेग, ऊर्जा और संवेग क्या होते हैं, नियत होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें। अच्छा हाँ, एक बात और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, थोड़ा सा आप देख लें, एक कंसेप्ट और है। ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई भी आवेश इस वृत्तीय गति में गति कर रही है, ठीक है। और ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रही है, किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में गति कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल जो था वो चुंबकीय बल से मिल रहा था, और उसका फॉर्मूला क्या था, क्यू भी क्रॉस बी। मतलब हम क्यू भी बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, बी और भी के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो क्यू भी क्रॉस बी वो फाइनली आता है क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। आप इतना ध्यान रखें, ये क्यू भी होता है और यही हो जाता है एम वी स्क्वायर बाई आर के। मतलब ये चुंबकीय बल ही इसको क्या देता है, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम आर अगर निकालते हैं तो ये आता है एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। ये सब कुछ सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पाथ पर, ठीक है, या वृत्तीय रास्ता पर गतिशील किसी भी आवेश का जो त्रिज्या होता है वृत्तीय गति में गति करने का, ठीक है, या वृत्त की त्रिज्या होता है एम वी बटा क्यू वी। एम हो गया आवेश का द्रव्यमान, वी हो गया उसका वेग, बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र और क्यू हो गया उसका आवेश, ठीक है। क्यू क्या हो गया, उसका आवेश हो गया। तो ये एम वी बटा क्यू वी हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आप इसमें देखें के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हम ऐसे भी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी सही है। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m, मतलब ये संवेग के स्क्वायर बटा 2 गुने द्रव्यमान होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, हम दोनों ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लेंगे, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं। उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के, ये दोस्तों आपका, सॉरी एक मिनट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति भी निर्दिष्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाल के साथ गति को भी निर्दिष्ट करती है। संवेग तो होगा नहीं, विस्थापन भी नहीं होगा, ठीक है, बल भी नहीं होगा। संवेग में कोई एक ही हो सकता है, ठीक है, वेग होता है। और ये वेग यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में क्या है, दिया गया है वेग को। तो यहाँ पे हम वेग को टिक कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कूली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये मतलब सिनेरियो कुछ इस तरह का बन रहा है, ये आदमी है, ये अपने सामान को ज़मीन से, मतलब यहाँ पे ये खड़ा है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये सामान को यहाँ पे रखा है, ठीक है। और इसका ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है उसके द्वारा कितना कार्य किया गया है। तो ये जो भी कार्य किया है ना, ये जो भी कार्य किया है वो गुरुत्व बल के अधीन किया है। क्या किया है, गुरुत्व बल के अधीन किया है। मतलब कि हम एक सामान्य भाषा में अगर इसको देखें तो सिंपल इसको कर देना है कि ये जो कार्य किया है वो mgh के बराबर किया है। क्या किया है, mgh के बराबर किया है। m जहाँ मास से द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, और हाइट 1.5, ठीक है। हाइट कितना आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका आंसर ये फाइनली सोल्व करने पे 195 जूल आ जाएगा, ठीक है, 195 जूल आ जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि गुरुत्वीय बल
गुरुत्वीय बल मतलब पृथ्वी जो है वो इसको अपनी तरफ बल लगा करके कार्य की है, और आदमी जो है वो गुरुत्व बल के विरुद्ध में, मतलब जितना बल पृथ्वी लगाई है उतना ही बल ये पृथ्वी के अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में लगा करके काम किया है, जो इतना ही होगा, mgh के बराबर ही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी? सबको पता है, फेमस क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है, न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। नहीं, और ये जो है यही ना है, F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। नहीं, यही गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा है। मतलब सिंपली ये इस बात को बोले हैं कि ब्रह्मांड में किसी भी दो कणों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसी को हम लिख सकते हैं F समानुपाती m1 गुने m2, दो वस्तुओं के बीच द्रव्यमानों के गुणनफल के, और F जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच दूरी के वर्ग के। ठीक ना, इन्हीं दोनों को मिला देने पे एक्सप्रेशन आता है F बराबर G m1 m2/r², जहाँ पे G जो है ये जो है इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, और ये नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है या नियत होता है। और G का जो मात्रक होता है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² हो जाएगा। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² हो जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक होता है, ये हो जाएगा अनुचुंबकीय में, क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थ ही ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जिसमें चुंबक का गुण, चुंबकत्व का गुण बहुत ही थोड़ा होता है। कितना होता है, बहुत ही थोड़ा होता है। ठीक है, लेकिन धनात्मक होता है। ठीक है, और ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया। ठीक है, और क्रोमियम, ये सभी क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ के श्रेणी में रखा गया है इन सबको। ये सब क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय, जिनमें चुंबकीय गुण का मान या चुंबकीय प्रवृत्ति का मान एक से कम होता है। ठीक है, और लोह चुंबकीय, जिनमें चुंबकीय गुण काफ़ी अधिक होता है और एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल, ये सब चुंबकीय पदार्थ हो गया। ठीक है, लोह चुंबकीय भी बोल सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की विमा क्या है? ठीक है, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, और यहाँ से R जो होगा वो V/I हो जाएगा, है कि नहीं। V क्या है, V इसको पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, विभव बोलते हैं, और विभव एक तरह का कार्य ही है। क्या है, कार्य ही है। इसको हम लिख सकते हैं W/I, फाइनली इसको लिख सकते हैं W/I को हम लिख सकते हैं Q गुने T। नहीं, ये हम लिख सकते हैं ना। आगे R बराबर W/Q गुने T। अब W का मात्रक क्या होता है, आप देखिए W का मात्रक क्या होता है। हम जानते हैं W का जो मात्रक होता है वो ml/2 होता है, ml/2 और आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू टाइम, इसको लिख दे। ठीक है, Q को लिख सकते हैं धारा गुने समय, तो धारा क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का टाइम, और फिर टाइम, ये फाइनली जाकर बन जाता है, ये फाइनली बन जाता है ml/2T-3A-2। ये क्या बन जाता है, A-2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। हम देख रहे हैं कि R इज इक्वल टू जो होता है, R इज इक्वल टू जो होता है, R इज इक्वल टू होता है V/I, और इसी को हम लिख सकते हैं W/I, और W जो हो गया काम हो गया, ठीक है, वर्क हो गया। इसका जो विमा होता है ml/2T-2। ठीक है, और बटा I को हम लिख सकते हैं एम्पियर, और इसी को हम फाइनली अगर सोल्व करेंगे, इसी को फाइनली हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा, आप देख लीजिए ml/2T-2, और ये इसी को हम सोल्व करेंगे तो ये फाइनली बनेगा ml/2T-2, और एक ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा A-1। तो सॉरी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आंसर मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस में फोकस आभासी होता है? हम जानते हैं ये उत्तल लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। जब भी प्रकाश कभी भी यहाँ से इस पर आपतित होगी, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहीं इधर से ऐसे होती हुई जाएगी और यही इसका एफ होगा, यही इसका फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन कन्वेंशन को अगर हम लें, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो हमेशा लेंस के दाएं तरफ हम धनात्मक दिशा लेते हैं, जो प्रकाश की दिशा हो, ठीक है। और प्रकाश के विपरीत दिशा में लिया गया दूरी माइनस होता है, ठीक है। तो अगर हम इस अवतल लेंस की बात करें तो इसमें प्रकाश अपवर्तन के बाद कुछ इस तरह से चला जाता है, ठीक है, और वो पीछे कहीं इधर आकर मिलता है और यही इसका फोकस होता है, यही इसका क्या होता है? पॉइंट फोकस होता है। मतलब इसको साफ से अगर हम बनाएं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये कोई प्रकाश लेंस पे आपतित हुई और इसका नेचर होता है ये अपसारी प्रवृत्ति का होता है, मतलब ये प्रकाश को फैला देता है, ठीक है। तो इस तरह से आई प्रकाश और इस तरह से चली गई, ठीक है। अब इस तरह से फैलने के बाद कहीं ना कहीं लेंस के मुख्य अक्ष पे ये मिलता है, ये मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो कहीं दायां साइड तो ये मिलने से रहा, ठीक है, तो इसको हम पीछे की तरफ इस तरह से बढ़ाएंगे, ये कहीं यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा, मिलता हुआ नज़र आएगा, ना कि मिल रहा है। मतलब ऐसा कल्पना हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, ठीक है, और इसी को फोकस बोलते हैं। अगर इसको 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 हम प्रकाश की दिशा की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें या प्रकाश की दिशा के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में, प्रकाश की दिशा इधर है और ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका फोकस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि किस लेंस में फोकस आभासी होता है। निगेटिव को आभासी भी बोलते हैं, ऋणात्मक को हम आभासी भी बोलते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा? अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, ठीक है दोस्तों। या अगर दर्पण की बात करता तो दर्पण में हम फिर उत्तल दर्पण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उत्तल दर्पण की बात करते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, ठीक है। तो अरे ये कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। यहाँ पे भी हम देखते हैं उत्तल दर्पण के केस में आप देख रहे हैं प्रकाश इस तरह से परावर्तित होने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं इधर से आकर परावर्तित हो रहा है, या परावर्तन के बाद कहीं ना कहीं इस बिंदु पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी फोकस क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा और सूडो होगा, या आभासी इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे अवतल लेंस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्यतिकरण की घटना हो सकती है, ठीक है। ये सभी तरंगों में हो जाएगा आंसर, इसका आंसर सभी तरंगों में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्यालों में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा, ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि दूसरा सिरा इसका क्या हो जाएगा? दूसरा सिरा ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं कि ए बराबर है चालन प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हो जाएगा, नहीं होगा। बी संवहन के द्वारा ठंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। विकिरण के द्वारा ठंडा हो जाएगा, नहीं, ठंडा नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि लकड़ी का क्या है? चम्मच है, और लकड़ी जो होता है वो ऊष्मा और प्रकाश का कुचालक होता है, तो उसका एक ही सिरा क्या होगा? गर्म होगा, ठीक है। उसका एक ही सिरा, सॉरी, उसका एक ही सिरा ठंडा होगा, उसका एक ही सिरा ठंडा होगा, दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश का या ऊष्मा का आदान प्रदान होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो सिरा उसमें डुबाया गया है आइसक्रीम के प्याला में, वही ठंडा होगा, दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो कोई भी दुनिया में तरल पदार्थ हो और एक ठोस पदार्थ हो, ये मान लीजिए कि ठोस है, ये क्या है? ठोस है, और ये एक तरल है, ठीक है। तरल में हम देखते हैं कि परमाणुओं के बीच में ये तरल हो गया, ठीक है। तरल में परमाणुओं के बीच में या अणुओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा दूरियां होती है। इस कारण से उनके बीच में अंतर परमाणु बल जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, ठीक ना। मतलब परमाणु के बीच में लगने वाला बल काफ़ी कमज़ोर होता है। लेकिन वही ठोस की हम बात करें तो यहाँ पे कण जो है काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, काफ़ी एकदम नज़दीक में सटे सटे होते हैं, उनके बीच में अंतर परमाणु बल भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक ना। तो वही बोला गया है क्वेश्चन में कि तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार की होती है। ठोस पदार्थ में समझ चुके हैं, आप देख चुके हैं कि बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ठोस पदार्थ में जो अणुपरमाणु है वो अपने आसपास बहुत ही बारीकी से बंधे होते हैं। तो ये था दोस्तों 40 क्वेश्चन का बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको काफ़ी सारा थ्योरी भी क्लियर हुआ होगा, फार्मूला भी क्लियर हुआ होगा, और उसी रास्ते से या इसी की हेल्प से आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी क्लियर हो रहा है। अब 40 ही रहने देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। आगे हम इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड में केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और वहाँ भी आपको जितना भी हो सकेगा थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन या बीपीएससी टेरी एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और अपना रिजल्ट निकाल सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।